आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो था प्रकाश का परावर्तन, इससे पहले एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है प्रकाश का परावर्तन का। यह है पार्ट 2 है वीडियो, ठीक है। मैंने वहां पर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता तक बताया था। आज जानेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, इससे बातें जानते हैं। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण को जानेंगे कि गोलीय दर्पण है क्या। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज जानते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है क्या, गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। जिसका जो परावर्तक सतह होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण जान लिए किसको बोलेंगे। अब जानेंगे कि गोलीय जो दर्पण है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, पहला जो होता है अवतल दर्पण और जो दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो जानेंगे पहला अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। अब जानेंगे अवतल दर्पण फर्स्ट वाला। तो अवतल दर्पण फर्स्ट वाला को जानते हैं। अवतल दर्पण किसको बोलेंगे। तो इसमें जो होता है और इसमें है जो इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसकी बाहरी सतह रजतित हो, जिसकी कौन सी सतह, बाहरी सतह रजतित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस जो रजतित मतलब होता है पेंट किया हुआ, जिसका बाहरी सतह पेंट किया हुआ हो रहे। जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये जो है ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। गोलीय दर्पण का ये जो बाहरे वाला सतह, ये अंदर का सतह है और ये बाहर का सतह है, तो ये पेंट किया हुआ रहेगा, ठीक ना। इसी को बोलेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। आई होप कि आप अवतल दर्पण समझे होंगे। अब जानेंगे उत्तल दर्पण। उससे पहले एक स्टार है तो उसको देख लेते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं प्रकाश का परावर्तन का जो डाले हैं फर्स्ट वीडियो, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा, अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर बनाए हैं अवतल दर्पण के लिए एक फिगर बनाया है। कैसे समझेंगे कि ये अवतल दर्पण है। तो ये जो कोई दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है तो कैसे ये है, ठीक ना। तो इसका जो बाहरी सतह है ये देखिए पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, इसी को बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। यहाँ पर जो ये P है, F है और C है, इसको दर्शाए हैं क्या। P को बोलते हैं ध्रुव, P को बोलते हैं ध्रुव, F को बोलते हैं फोकस दूरी, F को फोकस दूरी से F के लिए इसे दर्शाते हैं। और जो C है उसको वक्रता केंद्र, C को वक्रता केंद्र बोलते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, P को ध्रुव बोलते हैं पोल इंग्लिश में, F को फोकस दूरी बोलते हैं और C जो है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, C को वक्रता केंद्र बोलते हैं। इतना कंप्लीट है। यहाँ पर लिख भी लिए हैं कि P को ध्रुव कहते हैं, F को फोकस दूरी कहते हैं और C को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब दूसरा नंबर में था जो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अवतल दर्पण का उल्टा हो जाएगा। जिसका इसमें अवतल दर्पण में था कि इसका बाहरी सतह रजतित था, लेकिन इसमें जो है ना इसका भीतरी सतह रजतित होगा, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण का वह भाग इसकी भीतरी सतह रजतित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसकी भीतरी सतह रजतित हो
उसी को कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। यहाँ पर लिखे हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। किसको? उत्तल दर्पण को। किसको? उत्तल दर्पण को। यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए फिगर बनाया है, तो इसको समझते हैं। इसका जो भीतरी सतह, ये देखिए भीतर से रचित है, इसका भीतरी सतह पेंट किया हुआ है, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, इसी को बोलेंगे उत्तल दर्पण, जिसका भीतरी सतह रचित हो। इतना समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। इसको पी से सूचित करते हैं, इसको पोल बोलते हैं। जो ध्रुव है ये फोकस दूरी है, और ये है वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग बनाया है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से विभिन्न पद, संबंधित विभिन्न पद। ठीक है, पहला नंबर में है इससे संबंधित गोलीय दर्पण से विभिन्न पद में पहला है ध्रुव। ध्रुव किसको बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या द्वारा? P द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में है सेकंड वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? दूसरा यहाँ पर वक्रता केंद्र कि गोलीय दर्पण, यहाँ वक्रता केंद्र बोलेंगे किसको? तो जानते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको जो है C द्वारा सूचित किया जाता है। क्या द्वारा? C द्वारा। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आई होप कोई वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। 3 नंबर में है कि वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? तो जानते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? 3 नंबर में है, तो यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। R द्वारा इसे सूचित किया जाता है वक्रता त्रिज्या को। ठीक है, 4 नंबर में है यहाँ प्रधान या मुख्य अक्ष। प्रधान या मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा सरल रेखा है। सरल रेखा को ही दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस। कौन सा? अवतल दर्पण का फोकस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। एक बार और बताते हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं यहाँ पर कि अवतल दर्पण का फोकस क्या बोलता है कि किसी अवतल
दर्पण का किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख अक्ष के समांतर आती किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है, अब जानेंगे फोकस। फोकस क्या है? फोकस क्या है? तो यहाँ पर लिखा है किसी दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आती किरणें, किसी दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसे ही फोकस कहते हैं। एक बार और फिर से बताते हैं। किसी दर्पण, क्या बोलता है? किसी दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जो मुख अक्ष है उसके जिस बिंदु पर मिलता है उसे ही फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब जानेंगे यहाँ पर फोकस दूरी। जानेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी तो यहाँ पर है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। फिर से बताते हैं फोकस दूरी क्या है। तो यहाँ बोलता है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर स्टार लिए हैं कि इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? फोकस दूरी को। यहाँ पर हेडिंग बनाया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या क्या संबंध है? ठीक है, तो यहाँ पर है पहला स्टार की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो बोलता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, अब फोकस दूरी को F से। तो बोलता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है F, उसकी वक्रता त्रिज्या जो R है उसकी आधी होती है। तो यहाँ पर है कि F बराबर R/2। F बराबर R/2 हो जाएगा क्योंकि वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। ठीक है, F बराबर R/2, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। या यहाँ पर हो सकता है R बराबर 2F। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है पहला में नंबर 1 पर कि मुख अक्ष के समांतर। किसके? मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर गुजरता है। ठीक ना, या जाती हुई प्रतीत होती है। फिगर यहाँ बनाया है। ये मुख अक्ष के समांतर आ रहा है किरण, मुख अक्ष के समांतर जा रहा है किरण। ठीक है, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण है क्योंकि बाहर से रजतीत है। इसको P से सूचित करते हैं। ये क्या है? इसको ध्रुव बोलते हैं। ये फोकस दूरी है और ये है वक्रता केंद्र। कौन सा? वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको C से सूचित करते हैं। तो ये जो है मुख अक्ष के समांतर किरण आ रहा है, मुख अक्ष के समांतर किरण जा रहा है। ठीक है, यह आ रहा है। यह दर्पण है, अवतल दर्पण। इससे टकरा कर वापस परावर्तित हो रहा है और कहाँ से निकल रहा है? फोकस से होकर गुजर रहा है। क्या से? फोकस से होकर गुजर रहा है। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप कि आप समझे होंगे। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर पर है यहाँ कि फोकस की दिशा में, किसकी दिशा में? फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। अब क्या कहता है इसको जानते हैं फिगर से। यहाँ बोलता है कि फोकस की दिशा में तो ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, PFC हो गया फोकस की दिशा में, ये फोकस की दिशा में है। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन बाद मुख अक्ष के समांतर, तो ये मुख अक्ष के समांतर जा रहा है, नहीं जा रहा है प्रकाश किरण, तो यही कहता है। तो 3 नंबर यहाँ बोलता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण बोलते हैं, आने वाला किरण को आपतित किरण बोला जाता है, ठीक ना। तो आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। फिगर से समझते हैं, ये बोलता है वक्रता, ये जो वक्रता केंद्र बोल रहा है, तो वक्रता केंद्र यही है सी, ये है अवतल दर्पण, ई पी हो गया, ई एफ हो गया, ई सी हो गया, वक्रता केंद्र। तो बोलता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ये आ रहा है किरण, ये आ रहा है किरण, और दर्पण से परावर्तन के बाद फिर इसी दिशा में लौट जाता है। पुनः ये आता है किरण दर्पण से, फिर वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस फिर लौट जाता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। 4 नंबर समझते हैं, 4 नंबर क्या बोलता है। तो ध्रुव की दिशा में, कहाँ पर, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद समान कोण बनाती हुई लौट जाती है, समान कोण बनाती हुई लौट जाती है। यहाँ पर भी फिगर बनाए हुए हैं ध्रुव की दिशा में, ये पी ध्रुव है कि नहीं। ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है, क्योंकि ये बाहर से रजतित है। अगर अंदर ये पेंट रहता तो ये हो जाता उत्तल दर्पण, ठीक है, लेकिन ये बाहर से पेंट किया हुआ है, तो ये होगा अवतल दर्पण। तो बोलता है कि ध्रुव की दिशा में, ये ध्रुव की दिशा में आ रहा है प्रकाश, ठीक है, किरण दर्पण, यहाँ दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद समान कोण बनाती है, और वही बनाती हुई लौट जाती है, ये आ रहा है किरण, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पर कोण आर और कोण यहाँ पर आर बना रहा है, यही बात है। यहाँ पर हेडिंग है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अगर अवतल दर्पण में कहाँ किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, वो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, हेडिंग है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पर है, पहला पर, कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब, अगर कोई वस्तु है उसको अगर अनंत पर रख देंगे, अगर कोई वस्तु है उसको अनंत पर रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो जानते हैं। नंबर 1 है फर्स्ट कि फोकस पर बनता है। अगर अनंत पर रहेगा, अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो बनेगा फोकस पर, किस पर, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, अगर रखेंगे अनंत पर तो बनेगा फोकस पर, ठीक है। यहाँ पर इसका फिगर है, अगर कोई वस्तु को अनंत है, ये अनंत है, ठीक है, मान ले, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, कोई वस्तु को अनंत पर रख देंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा, ठीक ना। तो ये फिगर है इसका, कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है, ये पी है, ये ध्रुव है, ये फोकस दूरी है, और ये वक्रता केंद्र है। अब दूसरा नंबर पर है, अगर यहाँ पर है 2 नंबर में कि जब वस्तु को अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। ये बोलता है कि अनंत और वक्रता केंद्र के अगर बीच में वस्तु स्थित है तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब है F और C के बीच बनेगा, F और C के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ये इसका फिगर है, फिगर के जरिए यहाँ पर समझाएं। 3 नंबर है यहाँ पर कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब उसका जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा और कहाँ पर बनेगा, तो जानते हैं। अगर जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर C पर रहेगा, C पर कोई वस्तु रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब है
प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर है तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है, फिगर के जरिए से समझते हैं। तो यहाँ पर इसका फिगर है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर भी उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। तो इसका फिगर है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये 4 नंबर क्या कहता है, कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तब जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो जो उसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ फिगर के जरिए समझते हैं। जब कोई वस्तु, यहाँ पर बोलता है कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत, तो ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच जब कोई वस्तु रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ये इसका समझिए चित्र है। अब जानेंगे 5 नंबर। फिर 5 नंबर बोलता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा जानते हैं। तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जो वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। फिगर है, फिगर को समझते हैं। यहाँ फिगर बनाया है। जब बोलता है यहाँ पर कि जब कोई वस्तु फोकस पर रहेगा तो इसका जो प्रतिबिंब है बनेगा अनंत पर, अनंत पर बनेगा। तो ये इसका फिगर है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट जो है 6 नंबर। तो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, कहाँ, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, जो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पर बनेगा जानते हैं। तो उसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसको समझिएगा। बोलता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। काल्पनिक, प्रतिबिंब जो है काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर फिगर है। तो यहाँ बोलता है कि जब वस्तु फोकस और, ये फोकस है, फोकस और, यहाँ पर बोलता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, फोकस यहाँ पर है, ध्रुव पी यहाँ पर है पोल। ठीक है, पी और एफ और पी के बीच में रहेगा कोई वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। ये ए है, यहाँ पर ए डैश है, ये बी डैश है। ठीक, यहाँ पर अगर फोकस और बोलता है कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, यहाँ पर रहेगा बीच में स्थित, तो ये दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है प्रतिबिंब, तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें। ये 2 नंबर में बिहार बोर्ड हर साल पूछता है, फर्स्ट सीटिंग में पूछे या सेकंड सीटिंग में पूछता है। 2 नंबर का है तो जानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर और लिखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। और पहला है उपयोग कि हजामती दर्पण के रूप में होता है, दाढ़ी बनाने में, क्या में, दाढ़ी बनाने में।
हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग होता है। फिर दूसरा है कि टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में परावर्तकों के रूप में। टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में परावर्तकों के रूप में होता है। 2 हो गया। और जानते हैं इसका उपयोग अवतल दर्पण का। तीसरा नंबर इसका उपयोग है कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टरी उपयोग में। रोगियों के नाक, कान, गला, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टरी उपयोग में इसका होता है। और फिर है चौथा नंबर कि सौर कुकर में खाना बनाने के रूप में। इसे सौर कुकर जो होता है उसमें खाना जब बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का। तो ये हो गया 4 वो उपयोग, इसको याद कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछता है। अब जानेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी है क्या, तो जानते हैं चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु एवं प्रतिबिंब का स्थान बताने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। एक बार फिर से समझाते हैं कि कोई भी वस्तु एवं प्रतिबिंब का स्थान बताता है। ठीक है, पर चिन्ह परिपाटी जो है किसी वस्तु एवं प्रतिबिंब का स्थान बताने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, उसे ही चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। ये वस्तु एवं प्रतिबिंब का स्थान बताने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, ठीक ना, उसी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यहाँ पर है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है कि दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x डैश माना जाता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर सभी दूरियों ध्रुव है मूल बिंदु P को 0 से मापी जाती है। क्या से? 0 से मापी जाती है। तीसरा है यहाँ पर ध्रुव से जब ऊपर जाएगा तो जो ऊपर जाने पर धनात्मक तथा नीचे जाने पर दूरियां जो है ऋणात्मक प्राप्त होती है। कैसी? ऋणात्मक। ध्रुव से जब ऊपर जाने पर होगा तो दूरियां जो है धनात्मक प्राप्त होगा, और जब ध्रुव से नीचे आएगा तो जाने पर दूरियां जो है ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, 3 नंबर भी समझ गए होंगे। 4 नंबर पर यहाँ पर है कि ध्रुव के दाएं जाने पर धनात्मक तथा बाएं जाने पर दूरियां ऋणात्मक प्राप्त होती है। अगर ध्रुव से दाएं जाएंगे तो दूरियां जो है हमें धनात्मक प्राप्त होगा, तथा बाएं जाएंगे तब दूरियां जो है ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। और लास्ट है 5 नंबर कि आने वाली किरण की दिशा धनात्मक तथा विपरीत दिशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, यहाँ पर फिगर बनाया है, ये y अक्ष है, ये y डैश है, ये x अक्ष है, ये x डैश है। यहाँ पर है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है, और यहाँ है कि मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक होती है। यहाँ पर है कि मूल बिंदु से बाएं की ओर दूरियां ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से बाएं की ओर जो दूरियां है ऋणात्मक होती है, ये बायां साइड है, तो ये दूरियां जो है ऋणात्मक होगी मूल बिंदु से। और ये जो P है यहाँ पर P, इसको दर्शाए, इसको ही बोलते हैं मूल बिंदु, जो 0 होता है, और ये गोलीय दर्पण का ध्रुव। ठीक है, यहाँ पर 2 नोट लिखे हैं। पहला जो नोट है कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी U, वस्तु दूरी जो है U, प्रतिबिंब दूरी जो V तथा फोकस दूरी F सभी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V तथा फोकस दूरी F सभी ऋणात्मक होती है। और दूसरा जो नोट है, दूसरा नोट में है कि उत्तल दर्पण में
वस्तु दूरी u ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक होती है। सिर्फ वस्तु दूरी u जो है ऋणात्मक होती है, बाकी सब धनात्मक होती है। तीसरा यहाँ पर स्टार है एक कि वस्तु दूरी जो है u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र क्या होता है जानते हैं। यहाँ पर बोलता है कि वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखे हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र इसको याद कर लीजिएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। दर्पण सूत्र यही है, ठीक ना। अब जानेंगे आवर्धन। ये भी पूछता है बिहार बोर्ड क्वेश्चन कि आवर्धन किसको बोलेंगे। 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन आवर्धन, ठीक है। तो जानते हैं आवर्धन किसको बोलेंगे, आवर्धन क्या है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, को आवर्धन कहा जाता है। फिर से एक बार बताते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्धन। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, ठीक है। आवर्धन को m से सूचित करते हैं। फिर यहाँ पर है कि यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होगा। तो यहाँ पर लिखें m बराबर, आवर्धन को m से सूचित करते हैं तो m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं कि m बराबर h डैश बटे h, m बराबर h डैश बटे h, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि m बराबर hi बटे ho बराबर माइनस v बटे u होता है। m बराबर hi बटे ho यहाँ या माइनस v बटे u, m बराबर hi बटे ho बराबर माइनस v बटे u होता है, ठीक है। यहाँ नोट दो है यहाँ पर कि यदि m का मान धनात्मक, कैसा, m का अगर मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। अगर m का मान अगर धनात्मक रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब है आभासी बनता है। कैसा, आभासी बनता है। और दूसरा नोट है यहाँ पर, यदि m का मान ऋणात्मक हो, अगर m का मान ऋणात्मक हो तो उसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। यदि m का मान धनात्मक हो तो उसका जो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगर m का मान ऋणात्मक हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनेगा। ये फिजिक्स चैप्टर 1 खत्म हो गया, प्रकाश का परावर्तन। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं इसका तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।